हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिज़नेस एनवायरनमेंट की फोर्थ चैप्टर की बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। इससे पहले हमने पब्लिक सेक्टर इन इंडिया की बात की थी। प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया में हम ये बात करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में जितना भी ओन्ड है, मैनेज्ड है, कंट्रोल है, वो एक इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर्सनस के द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। जस्ट प्रॉफिट अर्निंग के लिए जो है प्राइवेट सेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था। और इन केस अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो सोशल वेलफेयर के रिगार्डिंग पब्लिक सेक्टर काम करता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है। पब्लिक सेक्टर में ऑल ओवर कंट्रोल जो है गवर्नेंस का रहता है, गवर्नमेंट का रहता है, बट यहाँ पर पब्लिक सेक्टर में इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर्सनस के द्वारा ये ओन भी किया जाता है, मैनेज और कंट्रोल भी किया जाता है। कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर का इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया में बहुत ज़्यादा रोल है। इट रेफर्स टू ऑल दोज इंडिविजुअल यूनिट्स, ऐसी इंडिविजुअल यूनिट्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यूनिट्स जो ओन्ड और कंट्रोल जो है इंडिविजुअल्स पर्सनस के द्वारा की जाती है, जिसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। कहते हैं इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ मिक्स्ड इकॉनमी। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने मिक्स्ड इकॉनमी को सिस्टम को अडॉप्ट किया था, लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी का रेजोल्यूशन हुआ गवर्नमेंट के द्वारा तो इसको डिवाइड कर दिया गया प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में। लेकिन जो हैवी इंडस्ट्रीज़ है लाइक रेलवे, कोयला, आयरन, स्टील, डिफेंस, इनको रिजर्व किया गया था पब्लिक सेक्टर के लिए, क्योंकि इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। सच रेलवे, उसके बाद कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, ये दो ऐसे सेक्टर जिनको प्राइवेट इंटरप्रेन्योर के लिए खोल दिया गया था। प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया ऑपरेट्स नॉट ओनली विद अ व्यू टू कंट्रोल द प्रोडक्टिविटी। कहता है प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ इसलिए ऑपरेट नहीं किया गया प्रोडक्टिविटी को ऑपरेट करने के लिए, बल्कि इकोनॉमिक वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए भी प्राइवेट सेक्टर आगे आया है। अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, देखो 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई थी उसमें 17 इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जिनको पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखा गया था। प्राइवेट सेक्टर का इस 17 में से किसी भी तरह का कोई रोल नहीं था। बट 1991 में जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी का रेजोल्यूशन किया गया था तब 17 से कम होकर ये कितनी रह गई, 8 रह गई। तो 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर भी इंक्रीज़ हुआ है। कहते हैं कि नाउ एक्सेप्ट ओनली 2 एरियाज़, ऐसे 2 एरिया है जो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए गए थे। उनमें एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज़ आता है। एटॉमिक एनर्जी में ये पावर जनरेशन के जो सोर्स आते हैं वो आ जाते हैं, इनको प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन किया गया। तो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की अनाउंसमेंट जो है बढ़ती गई और रैपिडली ग्रोथ इन्होंने किया, धीरे धीरे नहीं, मतलब एकदम ग्रोइंग कंडीशंस पे आ गया प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जो है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें भी इंडिविजुअल एक पर्सन की ऑनरशिप होती है, ओन भी वही करता है, मैनेज भी और कंट्रोल भी वही करता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी यही होता है कि जो करता होता है सारा उसी के ऊपर जो कंट्रोल और मैनेज का काम होता है। उनकी फैमिली में जो भी कोई मेंबर आता है शादी करके तो उसका उसमें शेयर मिल जाता है या उसके बड़े बेटे को। और कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन्स होती है जो ओन्ड और मैनेज जो है एक इंडिविजुअल पर्सन्स के द्वारा किया जाती है। इसमें परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, सक्सेसेस होता है, कॉन्टिन्यू ये चलती रहती है, किसी के आने जाने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज भी इस तरह से रोल प्ले करती है। फिर उसके बाद हम करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, अनऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन यूनिट में, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स तो वैसे ही इतना ज़्यादा एनहांस हो चुका है। देखो अब हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर ने कैसे कैसे ग्रोथ किया। पहले हम बात करें इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनी। कहते हैं प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया इज़ जनरली आइडेंटिफाई विद joint stock companies with private managed and ownership. Growth of joint stock companies therefore serve as a measure for the growth of private sector as a whole. यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में दिखाया हुआ है कि 1956 में नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनीज थी 19,280 थी, 1971 में 30,461, 2010 में 8 लाख के आसपास थी, 2014 में 9 और 2016 में 10,87,256 थी। तो इस टेबल को देख के ये पता लगता है कि 1956 में जो 19,283 के आसपास प्राइवेट कंपनीज थी वो 2016 में बढ़कर 10,87,256 हो गई। तो उसके बाद हम बात करते हैं इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कहते हैं जो
ये वर्ड है ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, उसमें जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है, नंबर ऑफ़ पर्सनस को इस सेक्टर में जो है काम मिला है। फिर हम बात करते हैं इंक्रीज़ इन फैक्टर इनकम अर्नड इन द प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पर फैक्टर इनकम एक ऐसी इनकम है जो हमें लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप से मिलती है। अब जैसे लैंड के बदले में, लैंड किस फॉर्म में, लैंड हमने दे दिया तो उससे हमें रेंट मिल जाएगा, लेबर से हमें वेजेस मिल जाएगी, कैपिटल से हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा, एंटरप्रेन्योर से हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो फैक्टर इनकम एक ऐसा सोर्स है जहाँ पर हमें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस जो है हम कमा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। कहते हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। पहले जो 1986 और 7 में राउंड ऑफ 15 लाख स्मॉल स्केल यूनिट्स जो है कंट्री में थी, 2007-8 में बढ़कर ये 133.67 लाख के राउंड ऑफ हो गई। बिटवीन दिस पीरियड प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट इंक्रीज्ड फ्रॉम 72,000 से सीधा 6,95,126 करोड़ हुई। इन मार्च 2016 6.34 करोड़ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप वर ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो देखो यहाँ पर किस तरह से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप डे बाय डे जो है इंक्रीज़ होती रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रोथ ऑफ बिग बिजनेस हाउसेज इन प्राइवेट सेक्टर, कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ही नहीं काम किया बल्कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी काम किया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आज की जो पॉइंट ऑफ व्यू से है वो रिलायंस, टाटा, बिरला, थापर, सिंघानिया, लार्सन, मोदी, बजाज, आईटीसी, ये सभी जो है डीएलएफ वगैरह लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आ जाते हैं और डे बाय डे इन इंडस्ट्रीज़ ने इंडिया में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कि क्या कारण रहे प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के। पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। कहते हैं हमारी इंडियन इकॉनमी जो है वो पॉलिटिकली सिक्योर्ड और स्टेबल थी सिंस इंडिपेंडेंस तक। फॉरेन एग्रेशन को हम लोगों ने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि हम मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स यूज़ किया करते थे। प्रॉपर कंट्रोलिंग थी डोमेस्टिक फोर्सेस के ऊपर और ये जो है इंडियन ग्रोथ में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। फिर आता है यूनाइटेड मार्केट। यूनाइटेड मार्केट इन इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट कैपिटलिज्म। यहाँ पर जो ये वर्ड है कैपिटलिज्म, ये यही शो करता है कि जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि 17 जब सेक्टर रिजर्व कर दिए गए थे पब्लिक सेक्टर के लिए तो 2 एटॉमिक और रेलवे एनर्जी इसमें आई थी, लेकिन उससे भी पहले जो प्राइवेट सेक्टर इंट्रोड्यूस्ड हुआ था वो एग्रीकल्चर को लेकर हुआ था कि एग्रीकल्चर को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कैसे मेड करना है, कैसे सेल करना है, ये सारा जो काम है वो हमने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर दे दिया था। तो कैपिटलिज्म में ऑल ओवर कंट्रोल जो है इंडिविजुअल से पर्सनस का रहता है, इसमें जो है किसी भी तरह की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहती। इसलिए हम बात कर रहे थे कि 1991 से भी पहले 19th सेंचुरी में लेजिस फेयर एक पॉलिसीज़ आई थी जिसमें फ्रीली जो है अपना जो भी इंडिविजुअल पर्सन जो प्रोड्यूस करेगा उसे सेल आउट करने का काम किया जाता है थ्रू प्रॉफिट अर्निंग। कहते हैं विद द मर्जर ऑफ प्रिंसेसली स्टेट्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया द साइज ऑफ यूनिफाइड मार्केट एक्सपेंडेड, मतलब साइज ऑफ यूनिफाइड मार्केट की जो कैपिटलिज्म है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता गया। थर्ड आता है डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर। देखो फिर से बात करें एग्रीकल्चर की। कहते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ एबॉलिटिशंस ऑफ जमींदारी सिस्टम, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन resulting into sizable market surplus, food grain as well as raw material, increased availability of agro based raw material for the industries। मतलब एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा काम था कि उसने प्राइवेट सेक्टर को सबसे ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया और ग्रोथ किया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन कॉम्पिटिटर्स। कहते हैं इंडिपेंडेंट से, आज़ादी से पहले हम ब्रिटिश गवर्नमेंट में बिल्कुल फंसे हुए थे, हमारी इंडियन इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हो पा रही थी, वहाँ पर फॉरेनर्स का राज था। द रीस्टेंड द ग्रोथ ऑफ द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडस्ट्री जो है उभर कर सामने आई और फॉरेन कॉम्पिटिटर को हमने कॉम्पीट किया। हमने ये चाहा कि इम्पोर्ट्स वर डिस्करेज विद हैवी ट्रैफिक ड्यूटीज़, कि इम्पोर्ट को बिल्कुल रोक दिया जाए, उस पर हैवी ट्रैफिक ड्यूटी लगाकर, एंड एक्सपोर्ट वर इनकरेज, और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए थ्रू वेरियस इंसेंटिव्स देकर। दिस ऑफर्ड अ वेरी कंड्यूसिव इंडस्ट्रियल क्लाइमेट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट कैपिटलिज्म।
No doubt, restrictions on import deprived the consumers of a number of goods made abroad, but it accelerated the growth of process of domestic industry. नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट हेल्प। कहते हैं कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया था कि किन किन वो पब्लिक बैंक से जो है इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले सकते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक लिबरल फाइनेंशियल असिस्टेंट प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड किया गया। बहुत सारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर रहे, जैसे IDBI, ICICI, IFCI, SIDBI, SFC एंड कमर्शियल बैंक्स। इनको इस्टेब्लिश किया गया था कि इनको क्रेडिट नीड्स भी प्रोवाइड की जाए। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो ऑफर्ड वेरियस फिजिकल फैसिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज़। देखो, गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंट तो प्रोवाइड ही किया, बल्कि उनको टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड की गई, फिर चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि जैसे जैसे ग्रोथ हुई पब्लिक सेक्टर पर तो उस पर क्या एक इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट ये पड़ा स्टुपिडेनियस का मतलब होता है अमेजिंग ग्रोथ, कि लगातार जैसे ग्रोथ होती गई पब्लिक सेक्टर की इन द फील्ड ऑफ आयरन एंड स्टील, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर, offering a variety of infrastructure facilities has been yet another factor accelerating the growth of the private sector. Government has provided strong infrastructure. हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जो कि एटॉमिक एनर्जी और रेलवे के लिए ओपन कर दिया गया था, सी पोर्ट्स के लिए। तो विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्राइवेट सेक्टर जो डेवलप नहीं हो सकता था। फिर आता है 7th पॉइंट, इंडियनाइजेशन ऑफ द फॉरेन एंटरप्रेन्योर। कहते हैं Indianization of foreign entrepreneur operating in India has also contributed to the growth of private industry. कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे many foreign industries relating to पेट्रोल, कोयला, गोल्ड माइंस, इनको आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनलाइज कर दिया गया था। सेकेंड, कोलैबोरेशन ऑफ डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर कंपनीज विद द फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैज़ इंक्रीज। थर्ड कहता है इंडियंस आर अपॉइंटेड एट द टॉप मैनेजरियल कैडरे ऑफ द फॉरेन इंडस्ट्री इन इंडिया। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है इसमें, अलाउइंग इंडियन प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर इन इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया। 2008 और 9 में अगर हम इंडियन प्राइवेट सेक्टर ये चाहता था कि हमें फ़ॉरेन में इन्वेस्ट करने का मौका मिले तो वो 300% से 400% था। नाउ मैनी इंडियन कंपनी वर इन्वेस्टिंग आउटसाइड इंडिया। बहुत सारी ऐसी इंडियन कंपनीज है जो अब इंडिया के बाहर जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है एंड एक्वायरिंग कंपनी आउटसाइड इंडिया, लाइक टाटा स्टील इंडियन कंपनी है, एक्वायर्ड कोरस स्टील यूरोपियन कंपनी है। इस तरह से ये जो है डेवलपमेंट डे बाय डे होती रही। अब हम बात करते हैं रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, कि दोनों की तरफ अगर हम देखें तो किस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करी उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। देखो, यहाँ पर एक पहला पॉइंट लिखा हुआ है ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज। फिलहाल तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी ग्रोथ को ही दिखाया जाएगा टेबल में। यहाँ टेबल में देखिए नंबर ऑफ ऑल कंपनीज 1957 से लेकर 2016 थी। 1957 में 19,357 थी, 2016 में 10,88,780 हुई। नंबर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी 74 थी, बढ़कर 1524 हुई। प्राइवेट सेक्टर कंपनी 19,283 थी, लेकिन बढ़कर 10,87,256 हुई। तो टेबल में साफ साफ देखने से पता लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर ने 1956 से 2016 में किस तरह से ग्रोथ की है। तो एक फास्टर ग्रोथ था ये प्राइवेट सेक्टर को लेकर। फिर हम बात करते हैं शेयर्स इन GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 2012-13 में GDP का पब्लिक सेक्टर में जो शेयर था वो 20.4% था, कंपेयर टू 79.6% ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। इट पॉइंट्स टू बी मोर सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। शेयर्स इन ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, 2011-12 में जो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन थी वो 21.9% थी और जो प्राइवेट सेक्टर की बिलोंगिंग में 78.1% थी, तो ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ थी। प्लेज इन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, कहते हैं 1956 में जब इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन हुआ था क्लियरली डिफाइन कर दिया गया था किस तरह से प्राइवेट सेक्टर को एनहांस किया गया है। 17 ऐसी हैवी इंडस्ट्रीज थी जिसको पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दिया गया था, लेकिन वो कम होकर आफ्टर रेवोल्यूशन 8 रह गई। 2 ऐसी थी जो एटॉमिक एनर्जी और रेलवे जिसको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया गया था। एग्रीकल्चर और कंज्यूमर गुड्स तो उनके पास ही थी। इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग प्लान्स, कहते हैं प्रियोर टू 7th प्लान, 7th प्लान से पहले पब्लिक सेक्टर की एनहांसमेंट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। लेकिन आफ्टर 17th प्लान
कि 17th प्लान के बाद प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा एक्सीड हो गई। लेटर ऑन जैसे जैसे प्लान आते गए, प्राइवेट सेक्टर इंडिया ने ये साबित कर दिया कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए काम नहीं करती, बल्कि ये इकॉनमी को इंक्रीज़ करने के लिए भी अपना रोल प्ले कर रही है। आज के लिए इतना बहुत है।